नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग संस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इस विपदा भरी समय में कोरोना का संकट एक बार फिर से बढ़ रहा है तो आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को एमएस कोचिंग टीम की ओर से बताना चाहूँगा कि इस विपदा भरी घड़ी में बहुत ही आवश्यक काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, कम से कम बाहर निकलें और हमेशा मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करते रहें। तो दोस्तों एक बार फिर से सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग संस्थान पे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक मिनट, मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आज का हम मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ेंगे। आज का मोटिवेशनल थॉट्स है कि वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं वर्तमान समय में गोंडा जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान संतोष कुमार मिश्रा। ये वर्तमान समय में गोंडा के कप्तान हैं और यहाँ पर ये नियुक्त हैं। ये एक आईपीएस अधिकारी हैं और ये आज भी गरीब और अशिक्षित बच्चों को, जो बेघर बच्चे हैं, उनको ये पढ़ाते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इनके विषय में थोड़ा सा। ये हैं संतोष कुमार, एक आईपीएस अधिकारी जो अपने खाली समय में गरीब और बेघर लोगों को शिक्षित करते हैं। तो दोस्तों एक बार हम सभी की ओर से, पूरी एमएस कोचिंग की टीम की ओर से इन सर को जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक बैग में, जहाँ तक मैंने पढ़ाया था आज उसी क्रम के आगे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत प्यारे से क्वेश्चन हैं, आप सभी को समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में ₹1.50 व 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 7:8:12 है। यदि कुल 560 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों पहले इस सवाल को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके एक दिमाग में सेट कर लेंगे कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बैग है जिसमें से ₹1 के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के भरे हुए हैं और उनका जो अनुपात है, रेशियो है, वो 7:8:12 के अनुपात में है और टोटल जो पैसों की कुल रुपया बनता है वो 560 रुपये है। तो हमें ज्ञात करना है कि कितने सिक्के होंगे। टोटल ₹1 के प्लस 50 पैसे के प्लस 25 पैसे के टोटल कितने सिक्के होंगे। तो हम सारे सिक्के का अनुपात अलग अलग ज्ञात करके जोड़ दें तो हमारे टोटल पैसे के सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया भी है, अलग अलग ही पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे ₹1 का सिक्का। ₹1 का सिक्का दोस्तों, यहाँ से पेन का हम थोड़ा सा स्केच पॉइंट बढ़ा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 7 8 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, 1 मिनट दोस्तों, 6। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे ₹1 का सिक्का। ₹1 का सिक्के के ऊपर 1 लिखा होता है। फिर अगर हम 50 पैसे, देखिए दोस्तों एक चीज़ ये है कि जब इस तरह के सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो हम सारे रेशियो 1 में लेकर के चलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम 50 पैसे, 25 पैसे, ₹1 दिया हुआ है तो हम सभी को एक अनुपात में बना लेंगे, मतलब एक यूनिट में बनाएंगे। 50 पैसे को ₹1 में चेंज कर लेंगे, 25 पैसे को ₹1 में चेंज कर लेंगे और ₹1 तो ₹1 में ही है। जैसे हम कभी जो है किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, और सेंटीग्राम में दिया हुआ है तो ऐसे सवालों को कभी करते हैं तो सारे यूनिट एक में ही बदल देते हैं, चाहे सभी को किलोग्राम में या सभी को सेंटीग्राम में या सभी को ग्राम में बदल लो, तब उसका कैलकुलेशन किया जाता है। ऐसे नहीं किया जाता है कि आप 1 किलोग्राम, अगले स्टेप में फिर 50 ग्राम और उसके बाद सेंटीग्राम में रखो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारी जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो एक रेशियो में चेंज करते हैं, अर्थात चाहे वो किलोग्राम में चेंज कर लो, चाहे ग्राम में और चाहे सेंटीग्राम में। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर रुपये, पैसे और
50 पैसे और 25 पैसे हैं तो सभी को 1 रुपये में चेंज कर लेंगे। तो अगर मान लेते हैं 1 रुपये है तो 1 रुपये को तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 50 पैसे है और इसको 1 रुपये में चेंज करेंगे तो हम 1/2 रुपये कह सकते हैं। और अगर हमारे पास 25 पैसे हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि 1/4। आप सभी को पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100/50 कर देंगे, सॉरी 50/100 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम 25/100 कर देंगे तो 1/4। तो ये हमारा 54 आ जाएगा, मतलब 25 पैसा आ जाएगा। और 98 को हम लोग 50 पैसे कहते हैं। तो ये सभी को चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है सभी को। अब वैसे भी सभी को पता है कि अगर 50 पैसे हैं तो आधा रुपया कह सकते हैं, 25 पैसे हैं तो 1/4 रुपये कह सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, अगर ये बात समझ में आ गई तो सवाल आपको बहुत ईजी तरीके से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसके टाइप के जितने भी सवाल हैं आपको देखते ही सवाल समझ में आ जाएंगे। चलिए पहले सवाल की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला सवाल दिया हुआ है कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे को सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं इन सवालों में, हम यहाँ पर लिख लेते हैं फेस वैल्यू, FACEVALU। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, सामने जो भी सिक्का दिया हुआ है, जैसे 1 रुपये का सिक्का दिया हुआ है, फिर 50 पैसे का सिक्का दिया हुआ है, फिर 50 पैसे का सिक्का दिया हुआ। मैंने बताया ना अभी सभी को एक रेशियो में लिखी, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। फिर अगले स्टेप में हम लिखते हैं सिक्कों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स कर लेते हैं। यहाँ पर कितने सिक्कों की संख्या, तो देखिए यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना, 7 ये 7 है, ये 8 है और ये 12 अनुपात दिया हुआ है। और यहाँ पर हम टोटल वैल्यू निकालेंगे, टोटल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए सभी। यहाँ पर अगर 1 रुपये के 7 सिक्के होंगे तो कितनी वैल्यू होगी हमारी, 7 रुपये होंगे। अब यहाँ पर अगर 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो कितनी वैल्यू होगी, बताइए जल्दी। अगर हमारे पास 98 है और 8 98 है तो कितने रुपए बनेंगे, या अगर 8 50 पैसे के सिक्के हैं तो कितने पैसे बनेंगे, सभी लोग बताइए जल्दी से, 4 रुपये, सभी को पता है। अगर इसी तरह से हमारे पास 54 के 12 सिक्के हैं तो कितने होंगे जाकर के, ये हमारे पास बनेंगे 1 रुपये में 4 54 तो 12 54 कितने में बनेंगे जाकर के, 4 3 12। ठीक है, ये कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। क्लियर सभी को क्लियर है ना। तो अब देखो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 7 4 11, 7 4 11, 11 3 कितना हुआ, 11 3 हुआ 14। ये हमारे पास टोटल 14 आया, लेकिन सवाल के हिसाब से कुल पैसे कितने हैं, 560 रुपये हैं। तो 14 1 के 14, 14 चौको 56, 1 बराबर कितना आया बेटा, 40 के। अब 1 बराबर 40 आया तो 1 बराबर 40 आ गया तो हमारे पास कॉइन्स कितने हो जाएंगे, पहला 1 रुपये के 7 सिक्के थे तो 7 चौक 28 कितना हो जाएगा, 280 1 रुपये के। दूसरा हमारे पास कितना था, 50 पैसे के 8 सिक्के थे तो 1 बराबर 40 के, तो 8 बराबर 8 चौक 32 मतलब 320। इसी प्रकार से 25 पैसे के 12 सिक्के थे तो हमारे पास 1 बराबर कितना था, 40, तो 12 बराबर 12 चौक 48 480। सवाल समझ में आया होगा, नहीं आया एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही सवाल आपके लग जाएंगे। सबसे पहले इन सवालों में हम सब 3 पॉइंट देखते हैं, 3 पॉइंट से आपके सवाल लग जाएंगे। पहले फेस वैल्यू, नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो भी सिक्के को हमें पहचाना, मतलब सिक्के के सामने जो लिखा होता है, तो 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का। इसके बाद हम नंबर्स ऑफ कॉइन्स करेंगे कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 7:8 दिया हुआ है। अब इनकी टोटल वैल्यू हमको निकालना है, मतलब अगर 1 रुपये के 7 सिक्के हैं तो कितनी वैल्यू, 7। 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 4 रुपये बनेंगे, और 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो 3। तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, कितने हो जाएंगे, 7 4 11 3 14। अब हमारे पास 14, लेकिन सवाल के हिसाब से 560 है तो हम 1 का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान 40 आ गया। अब हमारे पास 1 रुपये के 7 सिक्के थे तो कितना यूनिट बन जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, अब 50 पैसे के 8 सिक्के थे तो 320, और 25 पैसे के 12 सिक्के थे तो 48। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे समझ में आया या नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फिर वही चीज़। सबसे पहले हम बेटा निकालेंगे फेस वैल्यू। देखिए ये पहला सवाल थोड़ा सा समझाने में समय लगा होगा, अगला सवाल समझाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर फेस वैल्यू निकालते हैं। फेस वैल्यू कितना सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है। 1 रुपये के बाद हमारे पास 50 पैसे का सिक्का है और हमारे पास 50 पैसे का सिक्का है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टोटल संख्या कितना है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, सभी सिक्कों की संख्या समान है, मतलब यहाँ पर सिक्कों की संख्या नहीं दी हुई है। ठीक है, चलो अच्छा, सिक्कों की संख्या नहीं दी हुई, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या दिया हुआ है, थैले में कुल 35 रुपये। अच्छा, वैल्यू भी नहीं दी हुई है,
वैल्यू भी नहीं दी हुई है, टोटल वैल्यू दी है 35 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ समझते हैं, सभी सिक्कों की संख्या समान है, तो हमने मान लिया कि सभी में सिक्कों की संख्या x है, लेकिन x से मना किया है कि सर x से सवाल मत बताइए। तो आप 1 भी मान सकते हो, आप 100 भी मान सकते हो, ठीक, कोई भी। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान देना कि जब भी फ्रैक्शंस वाले सवाल होते हैं, इस तरह से भिन्न वाले सवाल आते हैं, तो उसमें से हम LCM को मानते हैं। LCM को मानोगे तो सवाल आसान हो जाएगा और कैलकुलेशन करना भी आपका बहुत आसान हो जाता है। तो अगर हम उनका LCM मानेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे का 4 दूनी कितना हो जाएगा, 2, 4 और 1 का LCM 4 हो जाएगा। तो मैंने मान लिया 1 रुपये के 4 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के, सबको मान लिया कितने सिक्के हैं, टोटल 4 सिक्के। अब यहाँ पर हम समझते हैं कितनी वैल्यू, अगर 1 रुपये के 4 सिक्के होंगे बेटा तो कितने वैल्यू हो जाएगी, 4 रुपये। इसी तरह से 50 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो हमारे पास कितने वैल्यू, 2 रुपये। इसी तरह से हमारे पास 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितनी वैल्यू, 1 रुपये। तो ये टोटल वैल्यू के हमारे सिक्के हो जाएंगे। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी बताइए जल्दी, 4, 2, 6, 1, 7 कितनी हो जाएगी, 4, 2, 6, 1, 7, ठीक, हमारी वैल्यू 7 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर 7 लिखा है, लेकिन सवाल के हिसाब से क्या बता रहा है, 35 रुपये। तो 1 बराबर यहाँ पर 7 रुपये और सवाल के हिसाब से बेटा कितना हो जाएगा, 35 रुपये। तो 7 के साथ 7 पन्ना 35, तो हमारा 1 बराबर कितना आ गया, 5 का आ गया, ठीक, 1 बराबर 5 का आ गया। अब हमने सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी, 4, तो 4 बराबर कितना आ गया, 4 × 5 बराबर 20, तो टोटल कितना हो गया, 20, ठीक है। दोस्तों समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपये और 25 पैसे के सिक्के हैं। फिर वही चीज़ फेस वैल्यू, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ सबसे पहले फेस वैल्यू। यहाँ पर फेस वैल्यू लिख लिया, कितने प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सिक्कों में क्रमशः मूल्य का अनुपात, अच्छा कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिक्कों का अनुपात दिया है, वैल्यू का अनुपात दिया है। वैल्यू का अनुपात दिया हुआ है कितना है बेटा, 2:3:4 दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू का अनुपात दिया हुआ है। तो बेटा आओ समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर वैल्यू का अनुपात दिया है तो यहाँ पर तो हम निकालेंगे नंबर से हमको। अगर देखिए हमारे पास 2 रुपये हैं और 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 2, बेटा 3 रुपये हैं हमारे पास, तो इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 6। बेटा हमारे पास 4 रुपये हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 12। क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिए बेटा, हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, 2, 6, 12। क्लियर हो गया। अब हमारे पास कह कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 480। यहाँ पर 480 दिया हुआ है और हमारे पास कुल सिक्के कितने हैं, 12, 6, 18, सॉरी यहाँ पर 4 के तो 16 हो जाएगा ना बेटा, 16 हो जाएगा ना। 25 पैसे के अगर हमारे पास 4 रुपये में 25 पैसे 16 हो जाएगा ना। तो 16, 16, 6, 22, 22 तो 24 कितना हो जाएगा, 24 हो गया। तो 24 के 24, 24 दूना 48, सॉरी इसको काटो, 24 दूना 48, 1 बराबर कितना आया बेटा, 20 के, 1 बराबर 20 का आया। तो पूछ रहा है कि 25 पैसों की कुल कितनी संख्या होगी। तो 25 पैसे कहाँ है, 25 पैसे की कुल 24 दूना 48, 20 हो गया। अब पूछ रहा है कि 25 पैसों की कुल 25 पैसे के सिक्कों की कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 25 पैसों का कुल मूल्य कितना, वैल्यू कितनी थी, 4। तो 1 बराबर 20 के, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80 के। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संस्थान में पुरुष और महिलाओं की कुल वेतन का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक पुरुष या महिला के वेतन का अनुपात 5:2 है। पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है, अच्छा मतलब उनके वेतन का अनुपात दिया हुआ है टोटल, और एक का वेतन का अनुपात दिया हुआ है। तो इनका पूछ रहा है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूँ। देखो एक कंपनी है, उसमें से मेल हैं और फीमेल हैं, ठीक है। अब मेल और फीमेल्स में जो कुल सैलरी बटती है या कुल सैलरी दी जाती है, टोटल सैलरी का अनुपात दिया हुआ है 3:4, 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर, और जो प्रत्येक का वेतन का अनुपात अगर एक महिला एक पुरुष का अनुपात निकाला जाए तो वो कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाए। दोस्तों एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए मैं अपनी कोचिंग में 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया लिखा है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। पर मंथ टीचरों को सैलरी देता हूँ और प्रत्येक टीचर की सैलरी 10,000 रुपया है। कितनी है, 10,000। तो दोस्तों हमारे पास कितना पैसा बनेगा, मतलब कितने टीचर्स निकलेंगे। तो हमारे पास 10 टीचर्स निकलेंगे, सबको पता है, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं फिर से समझिए, अगर मैं अपनी कोचिंग में 1 लाख रुपया, ठीक है, पर मंथ टीचरों को सैलरी देता हूँ कुल 1 लाख रुपया, और मैं प्रत्येक टीचर को 10,000 देता हूँ, तो कितने टीचर्स होंगे,
10 टीचर्स होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक को 10,000 तो 10 को 1 लाख पहुंच जाएगा। कैसे निकाले? टोटल सैलरी में एक व्यक्ति की सैलरी का अगर हम भाग दे देंगे तो हमारे पास कुल लोगों की संख्या, कुल टीचरों की संख्या आ जाएगी। तो सेम उसी प्रकार से ये टोटल सैलरी का अनुपात दिया हुआ है, ये टोटल सैलरी का अनुपात, और ये 1 किस है तो इनमें टोटल से भाग दे दो, इसमें से टोटल का भाग दे दो, बटे में कर दो 3 दूनी 6 अनुपात 5 को 20, 6 अनुपात 20। ऑप्शन है नहीं है, 2 से काट दो, 2 3 6 और 10, 3 अनुपात 10, 3 अनुपात 10। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या, यहाँ पर 1 मिनट, ये मेरा पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, ये दूसरी संख्या। तो पहली और दूसरी संख्याओं में अनुपात बेटा कितना दिया है? 3:5 का दिया हुआ है। फिर क्या है? दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की अगर हम वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात हो जाता है 5:7 हो जाता है। देखो इसमें से कितनी वैल्यू बढ़ गई? 2। कितनी बढ़ गई? अंतर कितना आया यहाँ पर? 2 का। ठीक है, यहाँ पर अंतर कितना आया? 2 का, लेकिन वृद्धि कितनी होती है? 10% की, मतलब 100 में 10 बढ़ जाता है। तो इसके हिसाब से सवाल के हिसाब से तो 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के। अब पूछा है दोनों संख्याएं, तो पहली संख्या 3 थी तो 1 इकाई बराबर 5, तो 3 इकाई बराबर 15, 1 इकाई बराबर 5 तो 5 इकाई बराबर 25, 15 और 25 ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाँ, यदि 1 मिनट, यदि एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या को 3:2 में कम कर दिया जाए और उनका वेतन 4:5 में बढ़ा दिया जाए तो मालिक को 400 रुपये की बचत होती है। तो बताइए पहले कितना वेतन बचता था, अब कितना वेतन बांटता है। ठीक है, देखो कितना प्यारा सा सवाल है, आइए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसमें समझते हैं कि उसमें कितना जो है कम कर देता है, इसका जो अनुपात है वो यहाँ पर समझते हैं कि कर्मचारियों की संख्या में वो घटा देता है। ठीक है, एम्प्लॉइयों की संख्या में घटा देता है और वेतन बढ़ा देता है। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पहले और बाद में। ठीक है, पहले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 3, बाद में कितनी हो गई? 2। ठीक है, घटा दिया। लेकिन वेतन में क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पहले वेतन कितना देता था? 4, फिर कितना वेतन दिया? 5। तो पहले कितना वेतन देता था? 4 3 12। पहले कितना वेतन देता था? 12। अब कितना वेतन देता है? 10। तो एक बात समझिए, वेतन में कितना अंतर आया? 2 का। यहाँ पर वेतन में अंतर 2 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है? 4000। भाई इसमें कह रहा है 2 वेतन हमारा घट रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने की बचत होती है? 4000 की। तो 2 बराबर 4000 का। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 2000 का। क्लियर है, 1 बराबर 2000 का। अब देखो पहले कितना वेतन बांटता? 1 यूनिट बराबर 2000 के, तो 12 पहले वेतन देता था, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 12 दूना 24। अब कितना देता है? 10, तो 2 दूनी 20। सवाल लग गया, पहले 24 देता था, अब अब पहले 24,000 देता था और अब 20,000 देता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, ये सवाल आपने बहुत पढ़े होंगे, ये एडवांस मैथ में बहुत पढ़े होंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चीज़ बता देता हूँ कि जब अनुक्रमांक का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, देखो कितना कम चलता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 2 कांस्टेंट ए और बी हैं, तो ए और बी हैं, ए बी के अनुक्रमानुपाती है, तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू बी। या जब हम प्रोपोर्शनल इसको हटाते हैं तो हम यहाँ पर कोई स्थिरांक बीच में ले आते हैं, ए बराबर के बी हो जाएगा। ठीक है, ये करते हैं सॉरी ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से जब कभी व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ए प्रोपोर्शनल टू 1/b करते हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है, ये अनुक्रमानुपाती, और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। तो ये चीज़ आप समझ लिए होंगे, ये आपने फिजिक्स पढ़ी होगी कक्षा 9, 10, 11, 12 में, तो आपको आता होगा। तो चलिए इसी क्रम पे ये सवाल थोड़ा सा आधारित है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। और लिखा है ए b2 नहीं है, ये b स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती में। इसका मतलब बेटा हो गया जा करके ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। ये अलग करेंगे तो a बराबर के बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे a का मान, देखो कह रहा है कि a का मान 8 है और b का मान 2 है। a का मान 8 के और b का मान कितना बताया बेटा? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 के 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर k का मान कितना आ गया? 2। यहाँ पर k का मान कितना आ गया? यहाँ पर k का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, अब फिर से k का मान निकला। अब फिर कह रहा है कि यदि
ए बराबर ए का मान ज्ञात कीजिए यदि बी बराबर 5, बी बराबर 5 हो तब ए का मान। तो फिर से इसी क्वेश्चन में लिख देंगे। तो ए बराबर बी के बी स्क्वायर है, के का मान 2 है, बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। इसको मैं बता इक्वेशंस बना देता हूँ, आपको ये सवाल लगाना है, ठीक है दोस्तों। इक्वेशंस मैं बता देता हूँ, ठीक है। ए बी स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब है कि ए प्रोपोर्शनल टू 1/b स्क्वायर। इसको हम अलग करेंगे तो ए बराबर के बटे बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से कंडीशन आपको लगाने हैं। सवाल इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, मैं आपको यहाँ पर 30 सेकंड देता हूँ। चलिए बता देता हूँ। अच्छा, कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं बता दो, हमारे सामने भैया भी बैठे करके बता दो। चलो बता देते हैं। अच्छा ठीक है, तो हमारी क्वेश्चंस क्या बनी थी? ए बराबर के बी स्क्वायर, यही बनी थी। अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए बराबर 3 और बी बराबर 4। तो सबसे पहले के का मान निकाल लेते हैं। ए बराबर 3, तो यहाँ पर हो गया 3 बराबर के बटे बी स्क्वायर है, तो 4 चौक 16 बटे 16। तो के का मान कितना हो जाएगा? 48। 48 बराबर के। अब ये 48 बराबर के आ गया। अब दूसरी इक्वेशन में क्या करें? यदि बी बराबर 2, यदि बी बराबर तो के का मान बताइए। तो फिर इसी इक्वेशन में रख देंगे। तो ए बराबर के का मान 48 हो गया बेटा, और बी का मान कितना दिया हुआ है? 2। काट देंगे, 48 दूना 24, मतलब 24 से कट जाएगा 24, सॉरी बी स्क्वायर है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। सॉरी गलत कर देते हैं जल्दी में। 48 को 4 से काटेंगे तो कितना? 4 के 4, 4 दूनी 8, 12 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मिला लीजिए सभी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, या 30% लड़के 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। सॉरी 30% लड़के और 35% लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाए तो कितने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है? उनका अनुपात क्या होगा? तो आइए समझते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बॉयज़ और यहाँ पर लिख लेते हैं गर्ल्स। इनके अनुपात कितना है? 3:8 है। अब क्या कह रहा है कि 30% लड़के और 35% लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इसमें पूछा है नहीं दी जाती है। तो अगर 30% दी जाती है तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि 70% को नहीं दी जाती होगी। बिल्कुल सही, 30 को दी जाती है तो 70 को नहीं दी जाती है, तो यहाँ पर 70% मान लिया, ठीक है। तो 3 का 70% कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 का 70% हो जाएगा 2.1। इस तरह से इसी में कितना, इस लड़कियों में कितना दी जाती है? 35%। तो कितने को नहीं दी जाती है? 65%। तो अगर हम इसका 65% निकालेंगे तो 58 लगभग 5.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका अनुपात पूछा है तो दोनों का अनुपात बना दीजिए। दशमलव से दशमलव कटा 21 गलत कर दिया क्या? 21:56 नहीं होगा, क्या वही होगा 21:52 होगा, ठीक है। कर लेना इसका 65% निकाल लेना इसका सभी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पहले ये ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है 3 कारों की चालों का अनुपात 1:3:5 है। इन कारों द्वारा एक ही दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं 3 कार, एक कार, सॉरी पेन उठा लेते हैं सबसे पहले हम मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 3 कार हैं, 1 कार है, 2 कार हैं और ये 3 कार हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं। चाल बराबर क्या होता है? सभी को पता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। और पूछा हमसे क्या है? समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर समय का फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। यहाँ पर समय इधर चला जाएगा और चाल नीचे आ जाएगा, तो दूरी बटे हमारी चाल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 3 कारों को एक दूरी तय करनी है। ये पेन हमारा थोड़ा सा गड़बड़ होता है यहाँ से, देखो यार कहाँ चल रहा है। ये मान लेते हैं एक दूरी है जहाँ पर 3 कारों को दूरी तय करनी है। तो इनकी दूरियों को हम मान लेते हैं, कितनी दूरी मान लेते हैं? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1:3:5 में दिया हुआ है। तो मैंने मान लिया इनके एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 या 15 मान लेते हैं हम। तीनों कारों को 15 दूरी तय करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 मिनट, इसको ऊपर करते हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको भी 15 चलना है, इसको भी 15 चलना है, इसको भी 15 चलना है। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर 15 क्यों माना, x क्यों नहीं माना, या 100 क्यों नहीं माना, या 1 क्यों नहीं माना? इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 भी मान लें, 100 भी
मान लें तो उससे भी काम हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपका कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये जब हम यहाँ पर दूरी बटे 4 में निकालेंगे तो ये फ्रैक्शंस में आ जाएगा, और फ्रैक्शंस में इस तरह का कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा, इसलिए फ्रैक्शंस में हमेशा एलसीएम मानते हैं। ये मैंने आपको पहले भी सवाल में बता दिया है, ठीक है। तो अगर हम 1 और 3 और 5 का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1:3:5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो हमने मान लिया 15 दूरी तय करता है। अब इसके बाद चाल दिया हुआ है, तो चाल दिया हुआ तो पहले की चाल कितनी दी हुई है 1 अनुपात में देखिए, दूसरे की चाल दी हुई है 3 और तीसरे की चाल दी हुई है 5। तो इन सभी का हम ये चाल हो गई, ठीक है। अब हमको समय निकालना है, तो पहले में अगर 15/1 तो कितना हो जाएगा 15, दूसरा 15/3 है तो कितना हो जाएगा 5, और तीसरा है 15/5 तो कितना हो जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन सही है 15:5:3, 15:5:3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी को इस फार्मूले में मान रख के निकाल दीजिए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है 60 किलोग्राम कॉपर व जिंक का मिश्रण है, जिनमें कॉपर व जिंक 7:3 में है। यदि 4 किलोग्राम जिंक निकाल दे तो कॉपर व जिंक का नया मिश्रण क्या होगा। दोस्तों देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास एक चीज़ है 60। अब 60 में 2 चीज़ें मिली हुई हैं, क्या चीज़ है, कॉपर और जिंक दी हुई है, ठीक है, कॉपर और जिंक दी हुई है। अब इस 60 में इसका जो कॉपर और जिंक का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:3, ठीक है। कितना दिया हुआ है 7:3। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर 7:3 में दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ से निकालें इनकी अलग अलग मात्रा तो 7×3 10, हमारे अकॉर्डिंग टोटल मात्रा कितनी है 10, लेकिन सवाल के हिसाब से टोटल मात्रा 60 है, तो हमारा 1 बराबर कितना हो गया 6 के। तो अगर हम यहाँ पर कॉपर की मात्रा 7 है तो कितना हो जाएगा 42, कितना हो गया 42, और अगर जिंक 3 है तो जिंक की मात्रा कितना हो जाएगा 18। ठीक, अब क्या कह रहा है कि आगे सवाल बढ़ते हैं कि यदि 4 किलोग्राम जिंक निकाल दें, तो जिंक 18 है, 4 किलोग्राम निकाल देंगे कितना बचेगा 14। तो नया मिश्रण का अनुपात बताओ, यही तो कह रहा है। तो नया मिश्रण का अनुपात 14, इधर कितना हो जाएगा 72 नहीं, ये हो जाएगा 42। देखो कितना गलत लिखते हैं 42, तो ये 42 हो जाएगा, ठीक है। 42:14, तो 42:14 सही ऑप्शन नहीं आ रहा, काट दो। 14 × 14, 14×3 42, 3:1, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। आप लोग कुछ काम नहीं करते हो तो कम से कम इतना होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ये भी होमवर्क में करना पड़ेगा। अच्छा कमेंट में कह रहे हैं भैया बता दीजिए, सब छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए अच्छा बता देते हैं फिर। 3 बराबर मात्रा के बर्तन जिनमें एसिड और पानी का अनुपात 3:2, 7:3 और 11:4 है, इन सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझते हैं। आइए आइए दोस्तों समझते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले 3 बराबर मात्रा के बर्तन हैं, ठीक है। एक पहला बर्तन मान लिया और ये दूसरा बर्तन मान लिया और ये तीसरा बर्तन मान लिया, ठीक है दोस्तों। ये हमने तीसरा बर्तन मान लिया। इसमें भी एसिड और वाटर है, इसमें भी एसिड और वाटर है, और इसमें भी एसिड और वाटर है। इन तीनों में एसिड और वाटर है। पहले में अनुपात दिया हुआ है एसिड और वाटर का, कितना दिया हुआ है 3:2। इसमें से 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से दिया हुआ है 7:3, इसमें से 7:3 दिया हुआ है, और इसमें से दिया हुआ है 11 कितना है 11:4, ठीक, 11:4 दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है इन सभी को मिला दिया जाए तो नया मिश्रण का अनुपात क्या होगा, ठीक है। नया मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सभी पानी को मिला देते हैं और सभी एसिड को मिला देते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसका एसिड ले लेते हैं, सभी का एसिड ले लेते हैं। तो एसिड सभी का निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो ऐसे मत मिला देना 3 7 3 10 और 11 ऐसे जोड़ दो तो गलत हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे जैसे टोटल कितना है 3 2 5, 5 में एसिड कितना है 3, तो 3/5, ठीक है। इसके बाद इसमें कितना है, इसमें कितना है 7 3 10, 10 में एसिड कितना है 7, तो 7/10। इसमें एसिड कितना है 7 4 11, 11 4 15, 15 में एसिड कितना है
11। तो इनको हम हल कर लेंगे। लासा कितना हो जाएगा हमारा 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसको जोड़ लेते हैं 18 है ना, 18 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, 18 और 21 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 18, 21 और 22। तो ये हमारा टोटल बेटा हो जाएगा 61 ना, ठीक है 61 हो गया। इसी प्रकार से हम वाटर की मात्रा निकालेंगे। तो वाटर की टोटल मात्रा निकालेंगे तो बेटा वाटर इसमें कितना है 3 2 5 कुल है, कुल वाटर में टोटल 5 है, वाटर कितना है 2, तो 2/5 ठीक है, प्लस इसमें से 7 3 10 टोटल है, वाटर कितना है 3, तो 3/10 और प्लस इसमें टोटल वाटर निकालेंगे तो 15, 15 में वाटर कितना है 4, 4/15। इसका भी एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30 और इसका टोटल से हम वाटर जोड़ लेंगे एलसीएम लेकर के, तो आप लोग कर ही लोगे ठीक। इसका टोटल से आ जाएगा 29 ठीक। अब हम दोनों को अनुपात निकालना है, तो भैया भाग दे दीजिए, एसिड और वाटर का टोटल से अनुपात में भाग दे दीजिए। इधर कितना था 61/30 अनुपात 29/30, 30 से 30 काट दो, कितना हो जाएगा 61/29। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है संख्याओं 6, 10, 14 और 22 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाएं। देखिए ऐसे सवालों में लगभग 2 4 ऐसी संख्याएं ही प्लस में आती हैं ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर समानुपात बनाना है, इसका मतलब ये है कि 6/10 बराबर 14/12, ये इनको काटने पीटने पर ये सब सेम में आ जाए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से लगा लेते हैं, ऑप्शन से भी सवाल आ जाते हैं और भी फंडा है इसके। तो अगर हम सभी में 2 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, नीचे 10 2 12 हो जाएगा, बराबर 14 2 16 हो जाएगा, यहाँ पर 12 2 14 हो जाएगा। तो इसको काटो 2 8 16, सॉरी 12, यहाँ पर 22 लिखा हुआ, 12 लिख रहा हूँ तो 22 लिखा हुआ है, 24 हो गया है ठीक है। ये हो जाएगा 24, इसको काटेंगे 12, तो ये देखो अनुपात समान होता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका फंडा एक और भी है कि इसमें से x हम सभी में जोड़ कर निकाल लें, फिर x का मान निकाल लें, तो ऐसे भी हो सकता है ठीक है। तो x से न लगाते हुए एक और सवाल है। सबसे पहले इसको हम क्रॉस करते हैं, इसका क्रॉस करते हैं तो एक बार प्लस में और एक बार गुणे में ठीक है, उनका अंतर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए, 22 6 28, सॉरी 22 6 कितना हो जाएगा 28 और 14 10 24, 28 में 24 गया कितना हो जाएगा 4 अंतर आ गया। इसका गुणा भी एक बार प्लस का गुणा का अंतर और एक बार जोड़ करके, ऐसे जैसे त्रियक में जोड़ दो फिर उसका अंतर निकालो, एक बार गुणे का अंतर निकालो। इधर एक बार मैंने जोड़, अब इधर गुणा का अंतर निकालेंगे तो 22 6 का 132 और 10 140, इसका 140, इसका अंतर कितना हो जाएगा 132 माइनस 140, तो 132 में 140 गया कितना बचेगा बेटा 8 बचेगा, काट दो 4 तो नहीं 8, कितना आएगा 2। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल है 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, तब दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझते हैं। 3 संख्याएं हमारे पास 1 2 3, कह रहा है पहली और दूसरी का अनुपात 3:2 है, 3:2। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी का अनुपात भी 3:2 है। सवाल ध्यान से पढ़िए आप, इसको हम वही कितने दूर कितने पास वाले सिस्टम से लगाएंगे। इसके पास 2, इसके पास 3 ना, तो यहाँ पर 3 अनुपात निकालेंगे, 3 तरफ को 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 ठीक है। ये हमारा इसका टोटल सा अनुपात निकल आया ठीक है। चलो अब अगर हम ये सभी अनुपात में है तो इसको अगर हम अलग करें स्क्वायर के पद में तो कितना हो जाएगा हमारा 9x 6x 4x। तो क्या कह रहा है 3 संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो इनको हम वर्गों का योग कर लेंगे ठीक है। तो वर्गों का अगर योग करेंगे तो कितना 9 9 81, 81 x स्क्वायर प्लस 6 36 x स्क्वायर और प्लस 4 चौक 16 x स्क्वायर ठीक है। इनको टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 12 1 13 का 3 हासिल आए 1, 3 1 4, 8 4 12 1 13, 13 x स्क्वायर। अब हमारे पास वर्गों का स्क्वायर 133 x स्क्वायर, लेकिन सवाल के हिसाब से कह रहा 532 है, तो काट देंगे कितना बार चला जाएगा 4 बार पूरा चला जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2 आ गया ठीक है, x बराबर 2 आ गया। अब पूछा है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो हमारे पास दूसरी संख्या कितनी थी, दूसरी संख्या 6x थी, तो 6x थी
तो 6x, तो 6 इंटू 2 बराबर 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहिएगा। सभी के कमेंट देख रहे हैं और सभी टीम हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है आप लोगों के पक्ष में। ठीक है, और जो भी सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं में इतना अनुपात है। चलिए समझते हैं। एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज में 7 है, ये 9 है, ये 12 है। ठीक है, इतना अनुपात है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच की लंबाई का अंतर, अच्छा जो इसमें से लंबाई का अंतर है वो दिया हुआ है 15, और मेरे हिसाब से कितना अंतर होगा, 12 में 7 गया 5, मेरे हिसाब से 7 5 12 ना, मेरे हिसाब से 5 और सवाल के हिसाब से 15, तो इसका एक काट लेंगे, कितना, 1 यूनिट बराबर 3। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो लो भैया 1 यूनिट बराबर 3, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 3 36। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।